बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नुमान के साथ में खुश आमदेद। आज की ये एपिसोड बहुत ही अहम और स्पेशल होगी। फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल की जब भी बात की जाए तो उसमें सीनियर्स को कसूरवार ठहराया जाता है। तो असल कसूरवार कौन है? पेप्टा फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी के मसाइल को किस तरह से हल कर रही है? फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी की जानिब से पूछे गए बहुत से सख्त सवालात के जवाबात आज हम जानेंगे अपने नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब से। सर अशफाक एसोसिएट डीन हैं, HOD हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी के और चेयरमैन पेप्टा BOD हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये जो हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं इनको हाईलाइट करने के बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वे, जो कि आजकल ज़रूरत भी है वक्त की, कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे इसको हाईलाइट किया जाए। सर, फिज़ियोथेरेपी कम्युनिटी का सबसे अहम सवाल जो हर फिज़ियोथेरेपिस्ट पूछना चाहता है कि फ़िज़ियोथेरेपी काउंसिल कब बनेगी? देखिए, उसमें नुमान बात ये कि कौंसल का तो अभी कोई भी ना, तो मैं कोई नजूमी हूँ कि मैं आपको डेट दे सकूँ कि इस तारीख को बन जाएगी। अलबत्ता ये कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी में जितने लोगों ने भी काम किया सबको मुबारकबाद देता हूँ। जितने बड़े बड़े नाम हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन सब ने कंट्रीब्यूशन किया। एक वक्त आया कि हमने जो पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल का जो बिल है वो ऑलमोस्ट 3 प्रोविंसेस से अप्रूव होके फिर सिंध से उसका अभी आना था वो रिप्लाई, लेकिन वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वो जो है ना फर्दर जो लास्ट जो स्टेजेस होती हैं उस तक भी पहुंचा है, जिसमें पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल और अलाइड हेल्थ काउंसिल साथ साथ भी चलते रहे। तो देखें, अब अनफॉर्चुनेटली जिस गवर्नमेंट को हम बहुत ज़्यादा शौक़ से लेके आए थे वही गवर्नमेंट हमारे मगर हो गई। अब हम सोचते हैं कि उससे बेहतर तो पिछली गवर्नमेंट थी जिसने कम से कम हमारी बात तो सुनी थी, उनके दौर में बिल भी प्रोसीड हुआ। इन लोगों ने तो हमें रजिस्ट ही किया शुरू से लेके उसके। यहाँ पे हमें ये बात पता है कि प्रिंसिपल अप्रूवल लास्ट गवर्नमेंट में हो गया था, हमारे कौंसिल का जो बिल था वो पास हो गया था, तो उसको फॉलोअप करना किसकी जिम्मेदारी थी? उसके फॉलोअप क्यों नहीं किया? देखो, उसको फॉलोअप जितना भी हो सकता है, हमने एक कमेटी बनाई थी जो कि इस्लामाबाद बेस्ड थी, जो हमारे BODs की तरफ से 3-4 लोग नॉमिनेट किए थे। वो जाके मिलते भी रहे हैं वहाँ जाके रेगुलर। मैं ख़ुद कई दफ़ा गया हूँ, हमारे साथ आमिर सईद साहब, आबिद मिनाज साहब, उनके साथ आगे पूरी टीम जाते रहे। जिस मुमकिन हद तक फॉलोअप, बल्कि फ़ॉलोअप इतना शुरू हो गया कि वो परेशान हो गए कि यार ये हर रोज़ कोई नया बंदा आ रहा है, फ़ॉलोअप ये क्या चक्कर है, कोई डिफरेंट है। फिर हमने थोड़ा सा हाथ खींचा कि नहीं यार चलो, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते, लेकिन कम से कम फॉलोअप होता रहा है। हमारी मीटिंग्स हुई हैं। फैसल सुल्तान साहब जो अब आजकल जो मेरा ख्याल है एडवाइज़र हैं, जब उनकी जगह ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की जगह, तो उनसे अब मिले। मैं डॉक्टर आबिद, डॉक्टर बीनीश उनसे मिले। फिर इसी तरह मैं डॉक्टर आमिर से, डॉक्टर आबिद वगैरह, हम सारे लोग कई दफ़ा वहाँ गए इस्लामाबाद, उनसे भी मिले जाके। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई जिसमें कोई 8-10 जो टॉप के लोग थे सब हम वहाँ मिले। उन्होंने 2-3 घंटे में टाइम दी, उनको एक एक चीज़ समझाई है। सर, इन मुलाकातों का, इन मीटिंग्स का हमें आउटपुट क्या मिला? आउटपुट देखें, आउटपुट हमने तो हम यही कर सकते हैं, हम किसी के जाके हम प्रेशराइज़ तो नहीं ना कर सकते, या कोई गला नहीं दबा सकते, किसी का सर नहीं फाड़ सकते। हम हर मुमकिन हर तरीके से हमने मुराद, आप कई लोग गवाह होंगे कि जितनी मुमकिन कोशिश थी हमने की है। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर बरकी साहब जो है ना, वो उनका एक स्टांस के ऊपर इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसके ऊपर स्टक रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा बात आगे उस तरह बढ़ी नहीं। हमारी डे 1 से कोशिश थी कि फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल अलग हो, वो कह रहे थे कि एक हो। सर, यहाँ पे ये एक बात भी देखने को मिलती है कि जब भी हम फिज़ियोथेरेपी के मसाइल की बात करते हैं तो हर बंदा अपने सीनियर्स को ही कसूरवार ठहराता है। तो असल सीनियर्स कौन है जिनका सारा कसूर है, और हर बंदा दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार क्यों नहीं? यार देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मुझे भी कहा जाता है कि पता नहीं मैं यहाँ बैठ के कितना करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ या कोई इस तरह करके, हम एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं मैक्सिमम। हम ये अभी जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है जो नई बन रही है, वो मेरी बिल्डिंग तो नहीं है, या मुझे तो यूनिवर्सिटी ने अलॉट नहीं की। आपको भी देख के खुशी हुई थी। क्यों खुशी हुई है? कि आप एक प्रोफेशनल है कि चले यार फिज़िकल थेरेपी की इंडिपेंडेंट बिल्डिंग होगी जिसमें रिसर्च लैब्स होंगी, जिसमें PG लैब्स होंगे, DPT की लैब्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी अंडर वन रूफ।
तो हम तो यही कर सकते हैं ना कि अपने फील्ड को, इस यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक लेवल के ऊपर लेके आएँ। आज हमारी बात सुनी जाती है एकेडमिक काउंसिल में, बसर में अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पेक्ट है, पूरे अलाइड हेल्थ में एक रिस्पेक्ट है, हमारे डीन बड़े सपोर्टिव है हमारे फील्ड के लिहाज से, प्रोफेसर सैयद आमिर गिलानी साहब। तो इसी तरह बात ये है कि अब अगर कोई मुझे कोई गालियाँ निकाल रहा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मसला ये है कि आज अगर मैं इस सीट पे आया हूँ, या मैं HOD हूँ, या मैं एसोसिएट डीन हूँ, तो इसके पीछे जो 10, 15, 20 साल की जो एफ़र्ट है उसको कोई नहीं देखता, ठीक है ना। मुराद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने जो एक स्कोप बनाया हुआ है फ़िज़िकल थेरेपी को एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, फार्मेसी हो, या पूरा मैनेजमेंट की तरफ में। तो इसके पीछे पूरी एक मेहनत है। जहाँ जहाँ भी फ़िज़िकल थेरेपी कामयाब है, सक्सेसफुल है, होल्ड है, वहाँ उनके जो HODs हैं उनको बहुत क्रेडिट जाता है, वो सीनियर ही है ना। अब देखें ना, मैंने अपने साथ 100 बंदा रखा है, मैं चाहता तो अगर मेरे दिल में, तो मैं इनको कह सकता था कि सर मैं अकेले ही काम कर लूँगा, 2-3 बंदे मुझे दे दें। जैसे कि जब मैं आया था यहाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने सबसे ज़्यादा पे स्केल उस वक्त ऑफ़र किया था 2012 में। तो बहुत सारे लोग आके मैनेजमेंट को मिले कि ये तो आपका HOD आपकी फजूल खर्ची करवा रहा है, हम आपके आधे स्टाफ और आधी सैलरियों के ऊपर आपका काम कर देते हैं, ठीक है। कितनी अफसोस की बात है। लेकिन आज हमारे पास 100 के करीब स्टाफ है माशाल्लाह, हम और निकालते जा रहे हैं, हम और क्लिनिकल सेटअप बना रहे हैं, और लोगों को लेके आएंगे। इसी तरह बाकी जगहों पे भी मेरा ये ख्याल है कि जो सीनियर्स को ब्लेम करने वाली गेम अब बड़ी पुरानी हो गई है। आप उनकी रिस्पेक्ट करके कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं, उनको खिलाफ बोल के नहीं कर सकते। दूसरा ये कि सीनियर जो भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, कोई मेरे से भी सीनियर है, कोई जूनियर है, सीनियर इज़ ऑलवेज सीनियर। वो उसने कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा सीखा हुआ है, आप उनसे रिस्पेक्ट करें। इसी तरह सीनियर्स को भी जूनियर्स का ख्याल, उनको मिस यूज़ ना करें, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं कि उनसे इंटर्नशिप करवा के जॉब का लालच दे के बाद में 6 महीने बाद फ़ारग कर दिया। ये भी कितनी बड़ी ज़्यादती की बात है। इसी तरह हमें सबको एक दूसरे के साथ चलना चाहिए और फिर आगे हम एज ए कम्युनिटी मूव करें। सर, पेप्टा की पॉलिटिक्स में हमें ये बात देखने को मिलती है कि जो चेयरमैन पेप्टा या BOD की पोस्ट है, उसके ख़िलाफ़ बहुत से लोग हो जाते हैं। और जब हमने इस सेशन की एडवर्टाइजमेंट की थी, तो कुछ लोग ये कहते थे कि जी आप बीइंग चेयरमैन पेप्टा के लिए कुछ नहीं कर रहे और आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, उसमें अगर आपको मेरी ज़ात से कोई मसला, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो चेयरमैन BOD होता है, वो खाली चेयरमैन ही, वो उसके नीचे सारे BODs के मेंबर्स हैं। चेयरमैन इज़ नथिंग एक्सेप्ट कि जो आपका BOD का फोरम डिसाइड करेगा, जो मेजॉरिटी के साथ, उसको उसने ओन करना होता है, ठीक है। अब ये है कि खाली चेयरमैन को गालियाँ निकाल देना बड़ी ज़्यादती होगी। उसमें हम सारे इन्वॉल्व होते हैं BODs के। अगर मैं कोई नाकाम होता हूँ तो मेरा सारा BOD का फोरम नाकाम है। अगर पूरी फेडरल का प्रेसिडेंट नाकाम होता है तो पूरी फेडरल कैबिनेट नाकाम होती है ना, या ओवरऑल हमारी एसोसिएशन नाकाम होती है। मुझे बुरा बोलने से कोई मसला हल नहीं होगा। मैं तो पिछले 2 साल से, आप यकीन करें, जितना मैं इसको लेके चल सकता था पोलाइटली, हम्बलनेस से, वो मैं लेके चलता रहा हूँ। एक वक्त था लोग एक दूसरे का गिरबान पढ़ने तक आ गए थे। उन चीज़ों को भी सेटल करते करते अब हमारी BODs की मीटिंग होती है, बड़े अच्छे माहौल में होती हैं, लोग उस चीज़ को समझते हैं, पीछे नहीं देखना चाह रहे कि जिस वक्त क्या हुआ था। यही मैसेज हम आगे भी देना चाहते हैं कि सारे आगे आएँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को लेटर लिख के बनाएं, किसी को डेजिग्नेशन दें। आप आगे आएँ, जो आपकी स्ट्रेंथ हमें आके बताएं, या जो भी अगला फोरम आता है उसको आके बताएं, और उस प्रोफेशन के लिए कुछ मिलजुल के करें जिसका सबको बेनिफिट है। अगर फिज़िकल थेरेपी की काउंसिल बनती है तो क्या मुझे उसका नुकसान होगा? कैसी अजीब सी बात है कि मैं विंग फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, मुझे किस चीज़ का नुकसान? यहीं पे यही क्वेश्चन अराइज होता है, जो लोग पूछते हैं कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के HODs हैं उनको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली हुई हैं और उनका बिजनेस चल रहा है। नहीं यार, ये गलत बात है। ये लोगों को आइडिया ही नहीं है। मुराद, अगर GC यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भी मैक्सिमम 50 या 100 सीट्स देती है, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका कोई क्लिनिकल सेटअप नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी भी बात करूँ तो जितने हम बच्चे लेते हैं, कभी 100 कभी 150 ले लेते हैं, उनको हम पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं कि वो उनकी क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हर चीज़ पूरी। इसी तरह और भी कोई अच्छे इदारे जो हैं वो भी बच्चों को लेके वो करते हैं। बन जाएगी तो कौंसिल सीट्स के लिए क्या करेगी? कौंसिल फिर डेडिकेट करती है ना कि आपको कौंसिल से सीटें लेनी पड़ती है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल फार्मेसी की कौंसिल वो 300 सीट्स हैं, मेडिकल कॉलेज PMDC ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को 150 सीट्स दी हुई हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते।
तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये जितने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब तो बंद हो जाएंगे काउंसिल बनने के बाद। हाँ अमराद, उसमें देखें ना, उसमें अगर क्वालिटी ऊपर आए तो उसमें किसको इतराज़ है यार? अगर फिजिकल थेरेपिस्ट की इज्जत यहाँ आ जाए, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है, हम तो इंडिविजुअली ये जितने एचओडी सीनियर लोग हैं अपने ओन पे अपनी अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से काम करें। किसी को अच्छी मैनेजमेंट मिल जाती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होता है, मैनेजमेंट को कन्विंस कर लेता है। हमारी बहुत सारे अच्छे इदारे भी हैं जो कि अपना पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, हम हर मुमकिन, देखें मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपनी एक बात करूँ, पीएचडी पाकिस्तान में स्टार्ट करवाना कोई ईजी काम नहीं था कि बाहर के लोगों को बुलाना, यहाँ ये मैनेजमेंट को कन्विंस करना, उनकी फ़ीस देना, सब कुछ, ये बहुत बड़ा टास्क था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। बाकी ये बिल्डिंग बनाना या और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह वो मानती है मैनेजमेंट, तभी मानती है ना कि चलें उनको कुछ ना कुछ नज़र आता है कि चलें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रोफेशन भी ऊपर जा रहा है। आप सोचिए कि अगर हमारे फील्ड में एमफिल एमएस या पीएचडी ना होती, ये क्रेडिट किसको जाता है? प्राइवेट इदारों को ज़्यादा। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने एमफिल उनको ग्रो किया है। सर आप हमें ये बताएंगे कि फिजियोथेरेपी में जॉब्स ना होने का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए नुमान, बात ये है कि जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त हालात और थे, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। उस वक्त हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे कि यार 3 ईयर का कोर्स है, बीएससी उसका नाम था, हमारा ड्रीम था किसी तरह 4 ईयर हो जाए। तो फिर उसके बाद 4 ईयर हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह डीपीटी हुआ 5 इयर्स। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात चेंज होते जा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त भी हमें किसी ने गारंटी नहीं दी थी कि आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने खुद एफर्ट करके, मुराद जब जिस तरह का दौर था, जिस तरह की पढ़ाई थी, खुद ही बच्चे को पढ़ना पड़ता है, प्लस ये कि साथ में उसको जितने रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि उसमें हर एक का कोई थोड़ी परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने तो आपको एक डिग्री देनी है, एजुकेशन देनी है, उसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे की अपनी स्किल कितनी है, उसका पब्लिकेशन या उसका रिसर्च पोर्टफोलियो कैसा है, उसने कितनी सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसने एडमिशन कितनी सारी चीज़ों के अंदर उसने स्किल हासिल की है। हमारा फील्ड टोटल क्लिनिकल और स्किल बेस्ड है। तो मैं अब आप देखें कि मेरे दौर के बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो कि बेचारे फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी भी यानी कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए, इतने ज़्यादा बिज़ी हैं। इसी तरह आजकल के दौर में भी जो बच्चा अच्छा क्लिनिकली स्किलफुल है, जिसके पास अच्छी पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च है, जो क्लिनिकल ओरिएंटेड है, आज भी आप देखें कि बच्चे अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो हर जगह अप्लाई करते हैं, उनकी जॉब्स भी होती हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई बच्चा 50 बच्चा अप्लाई करता है, मैं तो वही लूँगा ना जो टॉप के 5-10 जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो टॉप के बच्चे उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। वो टॉप के बच्चे आना वो तो हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है ना कि जिस तरह। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो फिज़िकल थेरेपी का फील्ड है ये ऐसे नहीं है जैसे एमबीए या फार्मासिस्ट या कोई और इस तरह आ सकते हैं। इसके अंदर आप क्लिनिकली अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे आ सकते हैं। किसी चीज़ की भी आप स्किल लें और स्किल का कोई मुकाबला नहीं। आप एक पेशेंट ठीक करें, वो आपको 10 पेशेंट रेफ़र करेगा। आप एक पेशेंट गलत करेंगे, वो आपको 300 पेशेंट को बुरा भला कहेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि एक थेरेपिस्ट उसकी क्या उसकी कॉम्पिटेंसी स्किल कैसी है, उसका स्किल लेवल कैसा है जब वो ग्रेजुएट करता है। तो इसमें मैं फिर वो इसको इन शॉर्ट ये कहूँगा कि जो जॉब्स ना होने की रीज़न, उसमें देखिए वो गवर्नमेंट का काम होता है जॉब्स क्रिएट करना। जो एसोसिएशन काउंसिल्स हैं वो गवर्नमेंट तक वो परसू करती हैं कि हमारे इतने ग्रेजुएट्स हैं, उस हवाले से फिर जॉब्स क्रिएट नहीं। लेकिन उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है, जो कि बेस्ट कॉम्पिटिटिव बंदा होता है उसको हमेशा जॉब मिलती है। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं है, तो हमें इंडिपेंडेंट काउंसिल पे ही क्यों काम करना चाहिए? उसका हमें क्या फ़ायदा होगा जबकि वो गवर्नमेंट यही बात नहीं मानती? हम गवर्नमेंट को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं? देखिए अगर तो इंडिपेंडेंट फिजिकल थेरेपी काउंसिल बनती है तो वो फिर एक बिल्कुल आप ही ऑल टुगेदर उसके जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब अलाइड हेल्थ काउंसिल बनती है तो फिर उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दुनिया में देखें 60-70% जहाँ भी अलाइड हेल्थ की बात होगी फिज़िकल थेरेपी उसके अंदर आती है। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए या कोई और इंडिपेंडेंट भी बोर्ड हैं फिज़िकल थेरेपी के, तो इसीलिए कोशिश तो हमेशा बंदा यही करता है अपने प्रोफेशन के लिए कि मुझे बेस्ट चीज़ मिले। ठीक है, लेकिन ये है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा तो चीज़ तो नहीं है कि फ़िज़िकल थेरेपी को पैरामेडिकल में डाला जा रहा है।
तो पैरामेडिकल में होता तो फिर हमारी ये चीज़ ईगो के ऊपर हर्ट होनी थी। अलबत्ता अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स हैं सारे। सर यहाँ पे आप आज ये बात क्लियर कर दें कि अगर हम एलाइड में भी आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है और हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इसी बात में उलझे रहते हैं कि हम एलाइड में नहीं जाना या जाना है। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया कि अगर हम एलाइड में भी जाते हैं तो हम अपनी ऑटोनमस प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, हमारा जो डॉक्टर का कैडर है और बाकी सारी चीज़ें वो इसी तरह स्टेबल रहेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आप देखें कि जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी क्यों अभी तक इन इम्प्लीमेंटेशन है, या क्यों आप समझते हैं कि अभी तक उसी तरह एज सच चल रहा है जबकि बाकी सारे डॉक्टर प्रोग्राम्स वो रिवर्ट हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपकी स्ट्रेंथ है, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनानिमस करिकुलम है, जिस तरह मैंने कहा 230 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपका डीपीटी का करिकुलम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी इन स्पाइट ऑफ सो मैनी रेजिस्टेंसेस वो अभी तक उसी तरह माशाल्लाह चल रहा है और आपको डिग्री का टाइटल डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी मिलता है और वो चल रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि देखें, अगर आपने जिस तरह आपने भी कहा कि अलाइड हेल्थ पूरी दुनिया में आपने भी सर्च की है, तो अलाइड हेल्थ के अंदर भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट या रीहैब साइंसेस का जो पूरा एक रोल है वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं फिर वही बात करता हूँ कि एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, एज ए रीहैब स्पेशलिस्ट या कोई भी आप दूसरे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर में अगर आप आ भी जाते हैं तो इसमें कोई इतनी बुराई वाली बात नहीं है, बल्कि हाँ अगर आपका जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रहा है या बाकी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें फिर हमारे लिए इशू होता है। लेकिन स्टिल बीइंग फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हमारी पूरी कोशिश है कि अपनी फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल ही बने अलग से, जो कि काफ़ी यानी कि हमने तो उसकी एफ़र्ट बड़ी पुरानी शुरू की हुई है ना, जब अभी इस तरह अलाइड हेल्थ वाली काउंसिल नहीं थी। तो अब जब इतना काम हो गया तो एंड के ऊपर भी अगर वो अलग बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बिल फर्ज गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई हमें बुलाती है डायलॉग के लिए तो फिर हम अपनी कंडीशंस रखेंगे कि उसको किस तरह जो भी रोल है वो हमें क्लियर होना चाहिए। सर यहाँ पे ये भी बताते चलें कि लास्ट स्टेप कब लिया गया था और क्या लिया गया था इस गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट का तो कोई हमें नहीं लगता कि वो हमारी इंडिपेंडेंट। लास्ट स्टेप वही था जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के साथ मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में ना, उनको हमने एक एक चीज़ उस वक्त वो ये सोच रहे थे और उनको हमने हमारी मीटिंग में हमने उनको कन्विंस किया था कि फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल क्यों अलग ज़रूरी है। वो हमारे सारे पॉइंट्स लिख के ले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर हमें पता चला कि जी वो अलाइड हेल्थ काउंसिल, लेकिन अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। मुराद ये नहीं है कि जी कोई अलाइड हेल्थ काउंसिल ही बन रही है, क्योंकि वो सारा एक जगह काम रुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी हम हमारी लास्ट मीटिंग हुई है BODs की, उसके बाद हम इस लाए अमल पे आ गए हैं कि हमारा टेन्योर BODs का भी, फेडरल का भी, प्रोविंशियल कैबिनेट्स का भी ख़त्म हो गया। अब हम नए लाए अमल की तरफ चल रहे हैं इंशाल्लाह। जिस तरह BODs सारे कंसेंसस के साथ फ़ैसला करेंगे तो जल्दी हम इंशाल्लाह कुछ इस हवाले से कोई फर्दर चीज़ें बताएंगे। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा वो इस हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से रिलेटेड भी चूँकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनको थोड़ा सा समराइज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में क्या कर रहा हूँ। एक तो मैंने जो मेरी प्रीवियस जो सर्विस थी वो फातिमा मोरल में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, और उसके बाद फिर मैंने 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ज्वाइन की, और उसके बाद से लेके अब तक इस वक्त करंटली मैं एज ए एसोसिएट डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज और HOD यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल थेरेपी काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब मैं आया था तो मेरा एक विज़न था कि मैंने एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाना है इंशाल्लाह, जो कि हमारे पूरे मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सामने आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था उस वक्त भी मैंने अपनी मैनेजमेंट को यही कहा कि मैं यहाँ MPhil MS प्रोग्राम्स शुरू करना चाहता हूँ। उसका बैकग्राउंड ये था कि मैं फ़ील करता था कि जब तक हमारे फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, हम एज ए प्रोफेशन कभी ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो उस वक्त ही हमने कोई MPhil प्रोग्राम पाकिस्तान में जो स्टार्ट किए मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिटी के साथ, क्योंकि इससे पहले हमारा पहला MPhil था पंजाब में जो कि हमने जिसको स्टार्ट किया था। तो वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमने उसकी ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मस्कुलोस्केलेटल में यहाँ स्टार्ट किया। उसके साथ ही फिर हमने PhD 2013 के स्टार्ट के अंदर जो है वो हमने स्टार्ट की थी। अब उसका जो इशू बेसिकली था वो ये था कि हम लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम हायर एजुकेशन हो वो
अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक क्रेडिट है, मैं अपनी मैनेजमेंट को बहुत उसमें अप्रिशिएट करता हूँ। जो मेरे डीन है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर गिलानी साहब, उनका बड़ा रोल था, इसी तरह बाकी मैनेजमेंट का भी। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट पीएचडी फ़िज़िकल थेरेपी ग्रेजुएट इन पाकिस्तान जिसकी डिग्री प्रॉपर डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन फ़िज़िकल थेरेपी है। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है जो मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से टू फ़िज़िकल थेरेपी कम्युनिटी, वो ये है कि हमने एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ़र की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि पीएचडी करने के बाद मुझे कितनी रिस्पेक्ट फ़ील हुई प्रोफेशन के हवाले से, वो एक अलग चीज़ है, चलें वो मेरी ज़ात तक है। लेकिन ओवरऑल उसके बाद कई इदारों के जो एचओडीज़ हैं, सब लोगों ने उसमें कुछ जो जितने भी कैंडिडेट्स थे और जितने उन लोगों का एडमिशन भी हुआ, मेजॉरिटी हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करते थे, और हमारा 7वां 8वां इनटेक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चल रहा है। उसके बाद फिर अभी मैंने आपको बाहर एक बिल्डिंग दिखाई है जो कि डेडिकेटेड बिल्डिंग थी फ़िज़िकल थेरेपी और न्यूट्रिशन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी एक 7th फ्लोर एक बिल्डिंग डेडिकेट कर रही है, जिसमें जो मेरा ड्रीम था जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आया था कि उसमें डेडिकेटेड लैब्स हों, हमारी पोस्ट ग्रेजुएट लैब्स हों, और हमारी बाकी जितनी जो रिक्वायरमेंट है जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, हमारे अपने एनाटॉमी के म्यूज़ियम हो, एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल हो, फिजियोलॉजी की लैब्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ सब कुछ है आपको अवेलेबल है, विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वो अवेलेबल होगा। सर जॉब्स तो हमें मिल नहीं रही, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटी साल में 2-2 बार एडमिशन कर रही हैं, 2 दफ़ा इनटेक ले रही हैं। तो बहसीयत चेयरमैन पेप्टा आप इन मसाइल पे किस तरह से काबू पाएंगे? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूँ कि मशरूमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 6-6-800, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस इदारे के अंदर बच्चे लिए जा रहे हैं उसमें क्या उसमें क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हैं, कोई हॉस्पिटल अटैच है, उनका अपना मेडिकल कॉलेज है, उनका नर्सिंग कॉलेज है, कोई फार्मेसी कॉलेज है। अगर तो फुल फ्लेज चलें वहाँ तो चलें, किसी न किसी हद तक उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ कोई एफिलेटेड इदारा नहीं है, एफिलेटेड क्लिनिक नहीं है, या कोई इस तरह की लैब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो फिर एक बिल्कुल आप समझ लें कि उसको वो अनबेरेबल है और अनएक्सेप्टेबल है। उस हवाले से जो है मशरूमिंग के हवाले से भी कई लेटर्स भी लिखे गए हैं। हमारी जो पंजाब की कैबिनेट थी या बीओडीज़ की तरफ से भी कुछ लेटर मुख्तलिफ इस तरह यूनिवर्सिटीज़ को लिखे गए हैं, और उसके अंदर भी उनको कहा गया। लेकिन फिर वही बात है कि एसोसिएशन का लेवल एक ख़ास हद तक आप लेटर लिख देते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस तरह कोई बहुत ज़्यादा कोई जो एक्शन जो है ना उस तरह वो नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता एचईसी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सबके लिए। अब ये तो देखें ना, जिस यूनिवर्सिटी में जो थेरेपिस्ट हैं उनका काम है कि वो अपनी जो एचईसी की जो रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको अपनी मैनेजमेंट के सामने रखें, कन्विंस करें, और उसमें अगर उनको कोई एसोसिएशन की तरफ से लेटर की ज़रूरत है तो वो हमें भी बताएं। ऑलरेडी कुछ जिस तरह फीडबैक आते रहे, हम लेटर्स लिखते भी रहे हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है लेटर्स का कि वो लिखते भी रहे हैं। लेकिन ये है कि वो लेटर एक ख़ास हद तक ही काम करेगा ना, उसके बाद जाके, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी जो है ना काउंसिल की लैंग्वेज समझती, चाहे वो पीएमडीसी हो या नर्सिंग काउंसिल हो या कोई भी काउंसिल हो, उनकी तरफ से एक लेटर आने का मतलब उन्हें पता है कि ये इन्होंने हमारी एफिलिएशन ख़त्म कर देनी है या हमारा वो लाइसेंस कैंसिल कर देना, तो वो उसको फिर सीरियस लिया जाता है। सर आप 2017 से चेयरमैन बीओडी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस पोस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और आपने अब तक क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं? एक तो 2017 नहीं 2018 से मेरा टेन्योर था, 2018-19 का था, अभी तो खैर तीसरा साल चल रहा है। देखिए, जो बीओडी का फोरम होता है उसका काम ये नहीं होता कि उसने जनाब एक्शन लेना है और सारी चीज़ें करनी है, ये वो उसका काम होता है कि उसने देखना होता है कि फेडरल कैसे काम कर रही है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स कैसे काम कर रही हैं, और लेजिस्लेशन जितनी होती है उसका ज़िम्मे काम होता है। और कोई भी किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर बीओडीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बीओडीज़ का काम होता है कि वो बैठ के सारी उसकी लेजिस्लेशन और इस तरह की चीज़ें करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जैसे इलेक्शन हमने प्रोविंशियल करवाए, फिर पंजाब में आके वो एक आपके सामने सारा इशू है, कंट्रोवर्सी बन गई, रिट हो गई। अब जाहिर सी बात है जब रिटें शिटें होना शुरू हो जाएं तो फिर उस वक्त थोड़ा सा इशू होता है, हर बंदा पीछे हटता है। फिर जो हमारी कमेटी बनी उसको रिजॉल्व करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली उस कमेटी ने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है, कमेटी के लिए कोई विलिंग भी नहीं था। फिर अगर इस कमेटी के लोगों
को जो मेंबर्स थे उनको आपने ही तैयार किया था, तो वो उन्होंने फिर काम क्यों नहीं किया? उनके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थे? देखिए सच्ची बात ये है कि कमेटी हमने जिसको भी हमने कहा तो सच्ची बात है कोई बहुत ज़्यादा कोई विलिंग नहीं था कि जी वो समझता था कि अब ये इस सारे तालाब के अंदर छलांग लगाने वाली बात है कि वो सारी गलतियां जो है उनके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे ना कि वो लोग एक दूसरे को उनके किरदार के ऊपर इस तरह की, तो कोई भी नहीं आना चाहता था। ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरा विजन था जब अभी इलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं मिल रहा था लोगों से कि जी आप एक ही पैनल बनाएं, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, इसको इकट्ठे यूनिटी में ऊपर चल के, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम इलेक्शन करवाएं और बहुत ज़्यादा, हालांकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जी जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो पॉजिटिवली आप उसमें कंपटीशन आता है, लेकिन वो उस सूरत में होता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो, बाकी आप एक इस्टेब्लिश लेवल के ऊपर हो। अब सर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है हमारी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में कि उसी टाइम पीरियड में हमारा प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ और पंजाब कैबिनेट उस वक्त उसे बहुत अच्छा फॉलो कर रही थी, फॉलो अप पे थी, हम अपना बिल जो था वो पास करवा के अपनी कौंसल बनवा सकते थे, और उसी टाइम पीरियड में हमारे इलेक्शन शुरू हो गए पंजाब चैप्टर के, तो वहाँ पर फिर पंजाब चैप्टर की जो प्रीवियस कैबिनेट थी उन्होंने फॉलोअप करना भी छोड़ दिया और उसके बाद फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं। देखिए अब ये तो नुमान ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है ना, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के है कि उसका जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जब वो कंप्लीट होने वाले थे तो नई गवर्नमेंट आ गई, अब इलेक्शन तो होना ही होता है ना, चीज़ें तो आगे आगे ट्रांसफ़र होनी होती हैं, तो लेकिन ये कि जो जो काम कर जाता है वो उसके नाम के साथ लगा रह जाता है, ठीक है। अब ये कि हम तो एक अच्छी उम्मीद के साथ इलेक्शन करवा रहे थे ना कि नेक्स्ट कैबिनेट्स आएंगी, लेकिन वो जिस तरह के हालात हुए और फिर वो चीज़ें उस तरह चल नहीं पाई ना। अपनी ही कम्युनिटी उस इलेक्शंस के बाद डिवाइड हो गई, तो उसके बाद हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आई। हाँ, अब आप देखें उस पॉइंट पे आ गए हैं कि मैं जो समझता था कि हम इस वक्त डिवीज़न वाली पोजीशन में नहीं है, हम इकट्ठे चलते, एक पैनल बनता, एक कराची से वालों ने एक पैनल बनाया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, समझदारी का मुजाहरा किया, चलें पेशावर में भी एक पैनल के ऊपर हो गए, बलूचिस्तान में भी हो गया, पंजाब में भी अगर एक पैनल होता है सारे मिल के एक फेडरल बनती और मिल के ऊपर चलते। अभी भी यानी कि हमारा ये विज़न है कि अगला जो इलेक्शन है हम अभी से इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं कि हम हर प्रोविंस से एक एक पैनल और इसी तरह कंबाइन एक फेडरल बना के इस वक्त और सारे मिल के फिर प्रेशर से काम करें और अगले जो BOD मेंबर्स आते हैं वो भी उसको लेके चलें, तभी उस सूरत में सही बेनिफिट उठा सकेंगे। सर सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हर साल 400 तक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाता है, तो आप ये बात क्लियर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हर साल कितने स्टूडेंट्स को फिजियोथेरेपी में दाखिला मिलता है? देखिए यार, जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आया, मैं तो ख़ुद एक ऐसे सिस्टम से आया था जो कि फ़ातिमा मेमोरियल में, जहाँ मैक्सिमम 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट्स की जो है ना वो थी कंडीशन थी उससे ज़्यादा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एक रिकमेंडेशन थी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पहली दफ़ा आके ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, तो पहली दफ़ा कोई 500-700 बच्चों ने अप्लाई किया DPT के लिए, डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी के लिए। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से मैं बात करूं 2012 में उसको मैनेजमेंट से मिलके, यानी कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मैंने अपना रेजिग्नेशन भी अपने चेयरमैन साहब के सामने रख दिया कि सर इसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम कोई हमने 150 या कोई 150 के करीब, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, इतने बच्चे लिए थे। और उसके बाद जो है फिर तकरीबन हर साल 150 और 100 के करीब ही हम बच्चे लेते रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम 400, 500 लेते रहे हैं। मैंने कई दफ़ा फेसबुक के ऊपर लोगों को आके कहा कि जी आप इधर आके फ़िज़िकली देखें, हमारी फैसिलिटीज़ देखें, हमारा देखें इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, हमारे साथ एक अपना अफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है, जो हमारा अपना हॉस्पिटल है वो 450 बेडेड है, यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल। मंसूरा हॉस्पिटल 250 बेडेड हॉस्पिटल है, वो भी हमारे साथ अफिलिएटेड है। 3 हमारे OPD क्लिनिक्स हैं, यानी कि हमारे पास 800 बेडेड हॉस्पिटल के, जबकि HEC रिकमेंड करता है कि 100 बच्चा के लिए 200 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए। तो हमने पिछले 2-3 सालों में तो कोशिश हर मुमकिन की है कि 100 से बच्चे ज़्यादा ना लें, लेकिन फिर भी चूँकि प्राइवेट सेटअप है थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं खुदा न खास्ता कि बहुत ही कोई ख़तरनाक फेज़ में चल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़। हम कोशिश करते हैं कि हम इंसान गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि अपने बच्चों को पूरी तरह ट्रेन करें, उनको उनकी रिसर्च की स्किल्स इंप्रूव करें, उनकी क्लिनिकल स्किल बेहतर करें और उनको अच्छे थेरेपिस्ट बनाने के अंदर रोल प्ले। बाकी जब आपने बात की थी कि दो सेमेस्टर लिए जाते हैं, तो भाई ये HEC की डोमेन है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि सेमेस्टर इनटेक जो है वो आप साल में 2 ले सकते हैं। अलबत्ता डिपेंड ये करता है कि चूँकि यूनिवर्सिटी उसका बाकी सारे सेमेस्टर सिस्टम भी आप देख लें, उनका डबल इनटेक होता है।
हमारी कोशिश होती है कि फ़ॉल में कुछ थोड़े से बच्चे अगर ज़्यादा लिए हैं तो स्प्रिंग में उसको थोड़ा सा कम लेके ओवरऑल उतने बच्चे लिए जाएँ जिनको हम ईज़िली मैनेज कर सकें। हम तो अभी भी इस दफ़ा हमारे पास MPhil MS के लिए भी कोई मोर देन 300 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ हमने 5 बच्चे लिए हैं, क्योंकि हम HEC की गाइडलाइंस को भी देख रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो फैकल्टी है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई 100 के करीब लोग हैं जो कि प्योर फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं। इसी तरह हमने अपनी जो DPT के स्टूडेंट और फैकल्टी रेशियो उसको भी एज़ पर HEC रिक्वायरमेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया हुआ है। सर, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स की क्लिनिकल स्किल्स से मुतमईन हैं? सर, हमें बहुत से ऐसे फ़िज़ियोथेरेपी ग्रेजुएट्स मिलते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनको अल्ट्रासाउंड अप्लाई करना या टेंस अप्लाई करना नहीं आता, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए नुमान, इसमें खाली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नहीं, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ की पहले तो आप बात करें। दूसरी ये बात है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की मैं बात करूँ तो हाँ, देखें, बंदा तो कभी भी हमेशा कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छी स्किल जो है ना वो इम्प्रूव करे। अब हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए, जिस तरह मैंने अभी बताया कि 2 तो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, बच्चे क्लिनिकल रोटेशन पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि एक बैच फॉर एग्जाम्पल 50 या 100 का बैच है, उसके अंदर जो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का वही एक डेडिकेटेड लेवल हो जो कि फॉर एग्जांपल टॉप के 10 बच्चे हैं। अब हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल यानी कि पीछे पड़े रहते हैं कि सर हमने आपके साथ पेशेंट करना है, देखना है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलें, सारा कुछ उनको सब कुछ पता है। इसी तरह कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, वो जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो अल्टीमेटली वो फिर कल को वो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन के तौर पर आ जाते हैं। उसमें देखें, मैं सेटिस्फाइड होने की बात है, हमने रिसोर्सेज सारे दे दिए हैं। हमारे पास डेडिकेटेड लैब्स हैं, हमारे पास क्लिनिकल सेटअप है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िकल थेरेपी में कोई ऐसा एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं है जिस तरह कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम होता है कि बच्चे को निकाला ही ना जाए जब तक कि वो कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम ना क्लियर कर ले DPT का। तो अगर वो उसमें अब जिस तरह ये पार्ट 1 होता है MBBS के लिए, इस तरह का हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम भी HEC के लेवल के ऊपर हमने कहा था कि इस तरह के एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन फिर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। हमारे पूरे पाकिस्तान के जो टॉप के लोग थे उनमें कि जी इस तरह का एग्ज़ाम ना, कि ऑलरेडी बच्चे एग्ज़ाम्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो इस तरह का एग्ज़ाम सूनर और लेटर जब डेवलप होगा तो वो फिर एक बहुत बड़ी स्किल हो जाएगी कि जी जब तक बच्चा कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम ना क्लियर करे तो उसमें वो सारी चीज़ें उसको पता होगा कि मैंने क्लिनिकल स्किल इम्प्रूव करनी है, मेरा ये एग्ज़ाम। और वो एग्ज़ाम ज़ाहिर सी बात है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चे को पता हो कि मैं ये सारी चीज़ सीख के जाऊँगा तो मैं करूँगा। मैंने आपको कहा कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्लिनिकल सेटअप्स भी हैं, आउटडोर यूनिट्स भी हैं, हमारा इधर मेडिकल कॉलेज है, पूरी उनकी लैब्स भी हैं, हमारी अपनी लैब्स भी हैं। अब आगे बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 2018 के इलेक्शंस में हमारे पास जितनी मेंबरशिप फंड इकट्ठा हुआ था, जो हमने फ़ीस इकट्ठी की थी, वो तकरीबन 3 मिलियन थी। तो उनका कोई ऑडिट करवाया गया या उसके बारे में आप कम्युनिटी उसमें ये है कि जी एक तो जब हम लोग आए BODs में, फिर वही बात कहूँगा कि हमारा काम तो ये नहीं था ना कि फ़ाइनेंशियल चीज़ें ये देखना और सारा कुछ करना, वो तो एक फेडरल का काम होता है। और फिर जब हमने कुछ प्रीवियस कैबिनेट्स के जो लोग थे, फाइनेंशियल के जो सेक्रेटरी थे या जो भी थे, उनका ख्याल था कि हम जो अगली फेडरल कैबिनेट आएंगे उनको हम पूरा हैंड ओवर करेंगे, जिस तरह के पहले 2 टेन्योर्स में हुआ है कि एक फाइनेंशियल सेक्रेटरी आने वाले फाइनेंशियल सेक्रेटरी को सारा हैंड ओवर करता है। उस हवाले से 2-3 दफ़ा ऑडिट की भी बात हुई कि BODs के लेवल पे भी डिस्कस किया गया, और उसमें फिर यही कहा गया कि इसमें BODs को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये फेडरल टू फेडरल कैबिनेट, जो अगली फेडरल कैबिनेट आएगी, वो अगर चाहेगी तो अपना ऑडिट करवा लें। और उसमें फ़िलहाल हमने ये किया था कि जो हमारे डॉक्टर गुल ज़मान साहब हैं जो कि BOD के मेंबर हैं, उनको हमने फाइनेंशियल की सारी दी थी। तो वो जब भी यानी कि ज़रूरत पड़ेगी उनको ऑडिट होगा, और वो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, उसको देखा जाएगा कि उसमें देखिए एक बहुत बड़ा मेजर ख़र्चा हमारा जो है ना WCPT की रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ी देनी पड़ती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी जो पेप्टा है वो इस लिहाज से फंक्शनल है कि वो पेप्टा वो WCPT की प्रॉपर मेंबर है, हमारे एक्टिव मेंबर भी हैं, हमारे ओवरऑल मेंबर भी हैं, तो उस लिहाज से चल रहे हैं। सर, आप यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टिव मेंबर्स ऑफ पेप्टा कितने हैं इस वक्त? जी, उसमें ये कि टोटल हमारे जो मेंबर्स हैं ना वो कोई अराउंड 6800 के करीब है। उसमें जो एक्टिव मेंबर है वो समझ लें कि वो 18 से 2000 के करीब, 1800 से 2000 के करीब होंगे।
अब बहुत सारे जो ट्रेंड ये कि जो अभी मेरी बात हुई थी जो हमारे सेक्रेटरी हैं पेप्टा के, वो यही कह रहे थे कि बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं उस तरह इंटरेस्ट नहीं लेते उसको दोबारा से रीन्यू करवाने के। जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और उनको बेनिफिट भी होता है। इसी तरह अब आपने एक और भी क्वेश्चन लिखा था कि इसके बेनिफिट क्या हैं पेप्टा मेंबरशिप के। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप एक एसोसिएशन के उसके साथ आ जाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेप्टा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग जो एसोसिएशन है। इसके बाद बहुत छोटी छोटी एसोसिएशन बनी है और भी, वो भी ग्रो करें, अल्लाह करें, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ये कि जब एक बड़ी आपका प्लेटफॉर्म मौजूद हो जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग हैं तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके चलना चाहिए। तो उनको भी हम डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली पेप्टा की जो मेंबरशिप है उसके बेनिफिट्स में एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं उनको जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है वो अपने ये बनवाते हैं मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है कि उनको लगता है बाहर की कि इनकी अपनी कोई ना कोई एसोसिएशन है जो कि इनको अलाउ करती है, इनको लाइसेंस देती है प्रैक्टिस का। इसी तरह यहाँ भी अगर आपने मेंबरशिप करवाई होती है तो आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोलते हैं, कल को हेल्थ केयर कमीशन वाले आते हैं, आप उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो दिखा सकते हैं कि हमारी नेशनल लेवल की एसोसिएशन है, इसकी हमारी मेंबरशिप है, तो वो पर कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाती है। रादर दैन आप जाएँ और पता चले कि इनके पास कोई एसोसिएशन नहीं, कोई काउंसिल नहीं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसके अलावा फिर जितनी पेप्टा से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या WCPT से रिलेटेड, उसमें कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई इस तरह के पैकेजेस होते हैं जो कि पेप्टा मेंबर को अवार्ड किए जाते हैं। सर पेप्टा की बात हो रही है तो आप हमें यहाँ पे पेप्टा के बाई लॉज के बारे में भी बता दें कि पेप्टा के बाई लॉज क्या हैं। वो तो पूरी एक बुकलेट है बाई लॉज की जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इलेक्शन और सारा, यानी कि राइट फ्रॉम चेयरमैन BOD का क्या रोल है, फेडरल के प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स के जो मेंबर्स हैं उनका क्या रोल है, फिर इलेक्शन की सूरत में हो सकते हैं क्या क्या उसके इलेक्शन कमीशन के लिए, ये वो सारी मोटी मोटी चीज़ें जो कि बाई लॉज के अंदर आती हैं। सर एग्जेक्टिव मेंबर्स की मीटिंग कितने अरसे बाद होनी चाहिए होती है इन बाई लॉज के अकॉर्डिंग, और लास्ट मीटिंग एग्जेक्टिव मेंबर्स की कब हुई थी? असल में कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी, अब ये वही चीज़ें जो कि फेडरल के हवाले से फेडरल कैबिनेट इस चीज़ को देख रही होती है, क्योंकि हमारा काम होता है बीइंग BODs के हम सुपरवाइज़ करें फेडरल कैबिनेट को उनके अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल से कोई फेडरल कैबिनेट हुई ही नहीं, तो इस तरह मेंबर भी जो मीटिंग्स भी उस हवाले से नहीं हुई। लेकिन ये कि कोशिश ये की गई है कि BOD के फोरम के ऊपर पूरी कम्युनिटी को जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पोस्ट लगाता रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी आई, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन हम अपडेट साथ साथ देते रहे हैं रिगार्डलेस कि वो एग्जेक्टिव मेंबर हैं नहीं मेंबर हैं, सब के लिए वो हम करते रहे। अभी भी लास्ट हमारी संडे मीटिंग बड़े एक अच्छे माहौल में BODs की हुई है, नेक्स्ट वीक दोबारा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना पंजाब का जो इशू है उसको रिजॉल्व करके हम एक उस पर उसके ऊपर आएँ, एक पेज के ऊपर, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलें। सर नए इलेक्शंस कब करवा रहे हैं? देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब इसके बगैर गुजारा तो नहीं है। अब उसमें ये है कि हम अब ये सोच रहे हैं, बजाय हम इलेक्शन की डेट देने से पहले हम ये सोच रहे हैं कि हम पेप्टा के फोरम के ऊपर, BOD के फोरम के ऊपर, हम जितने भी पाकिस्तान के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं हर प्रोविंस के अंदर, उन सब को हम एक पेज पे लेके आएँ कि जी हमें इस वक्त ज़रूरत है पूरी यूनिटी की, आप लोग सारे मिल के हमें ये जो चीज़ें हैं, BODs हैं, फेडरल है और इसी तरह प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं, इसमें आप सारे मिलजुल के हम इक्वली इसमें चलें और फिर इसको आगे लेके चलें। उस सूरत में फिर इंशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल होगी चीज़ें। सर हमारे आसपास हमें बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस देखने को मिल रही हैं और हर एसोसिएशन के साथ ही बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट भी अटैच हैं, तो क्या पेप्टा के पास कोई ऐसा प्लान है जिस पे हम सारी एसोसिएशंस को इकट्ठा कर सकें और यूनिटी के साथ कोई काम कर सकें? देखिए इस वक्त WCPT में जो एक हमारी पेप्टा जो है चूँकि एक लीडिंग एसोसिएशन है पाकिस्तान की, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। हाँ अलबत्ता बाकी एसोसिएशन भी जब भेजेंगी तो वो फिर हमें सबसे पहले पूछेंगे कि जी ये आपकी बाकी एसोसिएशन है, या तो इनको आप मर्ज करें या फिर आप इसको जस्टिफाई करें, ठीक है। तो उसमें हमारी तो कोशिश होगी कि जो ही हमारी फेडरल और प्रोविंशियल बनती हैं तो फिर हम सबको बुलाएं और उनको चाहे हम किसी न किसी तरह मर्ज करें या जिस तरह भी करके, क्योंकि अगर एसोसिएशन बनाने वालों का भी अगर ये कम्युनिटी के लिए, प्रोफेशन के लिए उनका एडवांटेज, उनका ऑब्जेक्टिव है, फिर तो मेरे ख्याल सारे अंडर वन रूफ आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अगर कोई अलग से एसोसिएशन बनाना भी चाहता है हम उसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है, ना उसको डिस्करेज कर सकते हैं, फ़ाइन। तो फिर तो अल्टीमेटली
यही देखा जाता है कि कौन सी एसोसिएशन किस तरह काम कर रही है, तो उसको लेके चला जाता है। सर 2014-15 में NCRC यानी नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें HEC की गाइडलाइन सेट की गई। तो उन HEC की गाइडलाइन सेट करते वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एग्जेक्टिव मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, तमाम HODs मौजूद थे। तो उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया अभी तक? देखिए नुमान, फिर वही बात है कि HEC हो या एसोसिएशन हो, ठीक है, HEC इज़ अ रिकमेंडिंग बॉडी कि जी हम ये हमारी गाइडलाइंस हैं, ये हम रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन HEC उसको फोर्सफुली उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, वो ये कौंसिल की डोमेन होती है। अब ये कि जो 2014-15 की मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने ही कहा था कि 60% मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी आई थी, लेकिन वो मैं अपने प्रोफेशन के लिए मैं करता हूँ कि जी 60% का क्राइटेरिया है कि फिर बाकी लोगों ने भी इंडोर्स किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी इंडोर्स की गई, उनको HEC की तरफ से बाद में भी मुख्तलिफ लोगों ने उसको प्रसू करके लेटर्स वगैरह वहाँ से निकलवाया और उसको हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन भिजवा दिया। फिर वही बात है कि HEC तो आपको रिकमेंड कर देती है ना कि जी ये है आपका, वो आप उसकी डोमेन है आपके कोर्सेज अप्रूव करना, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना या उसको जिस तरह हाउस जॉब करवाना, या ये काउंसिल्स की डोमेन होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें भी लैग कर रहे हैं। जिस दिन हमारी काउंसिल बन गई तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर हो जाएंगी। सर किसी हद तक एसोसिएशन का भी तो रोल है कि वो लेटर रिपीटेडली लिखती रहे। बिल्कुल बिल्कुल है। 2019-20 में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, और इवन के 2020 में भी अभी भी कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह चल रही है जो कि 50% पे स्टूडेंट्स को DPT में एडमिशन दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी मैं बात से एग्री कर रहा हूँ कि एसोसिएशन का भी रोल है, और हर मुमकिन हम कोशिश कर भी रहे हैं। हमारी तरफ से लेटर्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को गए हैं, कुछ प्रोविंशियल कैबिनेट्स या कोई जो हमारी एक्स कैबिनेट्स हैं, हर बंदे को जिसका जहाँ वो उसको मौका मिलता है वो ज़रूर कोई ना कोई लेटर भेजता है, उसका बेनिफिट भी किसी जगह होता है। लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ वो एक फेडरल कैबिनेट अगर प्रॉपर हो तो वो फिर इन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। फेडरल कैबिनेट फिर आप कब बना रहे हैं? देखिए यार, हमारी तो ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी फेडरल कैबिनेट बन जाए तो वही काम करे अपना, ठीक है। अब चूँकि सबका टेन्योर मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कंप्लीट हो चुका है, अब ये है कि हमारा यही काम रह गया BODs का कि हम एक अच्छी फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट्स बनाएं, नया BOD का फोरम बने और वो काम करें। देखें फ़िज़िकल थेरेपी में भी बाज़ का ये होता है कि आपके पास पेशेंट आता है ना, अगर बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो थेरेपिस्ट का ये काम होता है कि उसको नुकसान भी ना होने दें। हमारी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पेप्टा वो फुली फंक्शनल है, WCPT के साथ रजिस्टर्ड है। सिर्फ वो थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज़ की वजह से वो प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो सका। वो जो इलेक्शन जो प्रोविंशियल, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फेडरल के जिस तरह हालात हों तो वो होने चाहिए। अब ये है कि हम एक ही दिन में अंदर इंशाल्लाह फेडरल प्रोविंशियल वो कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट। सर लास्ट इलेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आए थे, ऑनलाइन का इशू था, कुछ ने वहाँ पे फिजिकली इलेक्शन वोट अपना कास्ट किया, तो इस दफ़ा आपकी क्या प्लानिंग होगी कि ये इलेक्शन आप किस तरह से करवाएंगे? देखिए दोनों के इश्यूज़ थे, कुछ यही मेजर एक कंसर्न था दूसरे यानी कि एक पैनल की तरफ से कि जी हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर कि ऑनलाइन जो चीज़ें हुई हैं या उसमें मैनिपुलेशन हुई है। दूसरों का भी ये एक अपना व्यू पॉइंट था। लेकिन अब ये है कि अब हम सारे बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो, जो पिछले एक्सपीरियंसेस को जेहन में रखते हुए क्या फ़िज़िकल होना चाहिए या ऑनलाइन अगर हो तो उसकी क्या स्ट्रेटजी हम करें, किस तरह करें। वैसे तो सबसे बेस्ट तो फिज़िकली होता है, तो वो अब किस तरह उसको हम करेंगे तो वो चीज़ें फिर देखनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। सर लास्ट इलेक्शंस में हमारा एक पैनल कहता था कि नए चेहरे सामने आने चाहिए, जबकि दूसरा पैनल कहता था कि उन्हीं लोगों को दोबारा से इलेक्ट किया जाए। तो अब जो नए इलेक्शंस होंगे इनमें क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या नए चेहरे सामने आएंगे या वही पुराने लोग ही दोबारा से फील्ड वर्क करेंगे? देखिए यार, मैं समझता हूँ कि आप ऑल टुगेदर जिस तरह अभी तब्दीली वाली बात हुई थी हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, ऑल टुगेदर आप नए बंदे नहीं ला सकते। कॉम्बिनेशन होता है, जो पुराने लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाया जाता है, जो नए लोग होते हैं उनकी एनर्जी को देखा जाता है, यंग वो कुछ करना चाहते हैं।
तो हमेशा मैं तो एक ड्रीम, जो जैसे हम अक्सर अपनी क्रिकेट टीम्स को भी ड्रीम टीम्स कहते हैं ना, कि ये एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिकेट टीम होनी चाहिए, इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो हमारी एसोसिएशन के अंदर भी जो पुराने लोग भी, उनका एक अपना बेनिफिट, उनका एक्सपीरियंस है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नए लोग भी होने चाहिए, पुराने भी होने चाहिए, फिर हर लिहाज से उनका टैलेंट देख के फिर हम एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी हम एक टीम बनाएं पेप्टा की, जो कि फिर काम करे और उसमें हर बंदे को रिस्पेक्ट दी जाए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, मेरा पीएन है या मेरा जो वार्ड बॉय है, अगर उसको मैं ज़रा गुस्से से बुलाऊंगा, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे जो सीनियर जूनियर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो जिसका प्लस पॉइंट है, जिसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम यूज। कुछ लोगों के फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनसे हम कुछ और एक्सपेक्ट ना करें, उनसे हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि यार इस बंदे से हमने ये काम लेना कि ये हमें हमारी आगे बात पहुंचा दे। इसी तरह कुछ लोग और तरह से हैं, कुछ अपनी जिनकी जो की स्किल्स हैं, कोई अच्छे एकेडमिशियंस हैं, अच्छे क्लिनिशियंस हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, किसी को और चीज़ें हैं, कोई अच्छा, जिस तरह आप जर्नलिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी एक अच्छी डोमेन है, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें आगे चलें, बल्कि फ़िज़िकल थेरेपी में एक जर्नलिज्म इन फिजियोथेरेपी भी ऐड करना चाहिए। तो इस तरह चीज़ों को पहले उनको फाइंड आउट करके फिर उनको एक जगह पे ला के आगे चला जाए। चेयरमैन पेप्टा, आपके पास क्या फिगर्स हैं कि हर साल कितने ग्रेजुएट्स फिजियोथेरेपिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं और मार्केट में कितनों की ज़रूरत है? देखिए, इसमें ये है कि जो लास्ट हमारी जो एक कैलकुलेशन थी वो ये थी कि मोर देन 200 कोई 30 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि फ़िज़ियोथेरेपी या डॉक्टर फ़िज़िकल थेरेपी ऑफ़र कर रहे हैं। अब कहीं 50 सीट्स हैं, कहीं 100 सीट्स हैं, कहीं 20 सीट्स हैं, तो डेफिनेटली वो नंबर तो उस तरह, अगर 220 या 230 इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं डीपीटी, तो उस लिहाज से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे जो है ना वो किस तरह निकलेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात बार बार कहूँगा कि जी, अब फ़िज़िकल थेरेपी जो कि आप समझ लें कि अगर मेडिसिन सर्जरी की 28 स्पेशलिटीज़ हैं, उनमें 26 में फ़िज़िकल थेरेपी रिक्वायर्ड है, तो जॉब्स तो ख़ुद बनानी है हमने अपने काम से, अपनी स्किल से, अपनी स्पेशलाइजेशन से। अब इस वक्त को 80 to 90% जो थेरेपिस्ट हैं वो मस्कुलोस्केलेटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ 10 to 20% वो न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी में, बाकी पीडियाट्रिक, विमेन हेल्थ, बेतहाशा स्कोप है। सिर्फ हम लोग बस एक ही उसके ऊपर लगे हुए हैं कि जी हमने मस्कुलोस्केलेटल में जाना है या न्यूरो में जाना है। इसके अलावा बेतहाशा फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप अपना जाके काम कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी जॉब खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है कि जिस तरह आपने कहा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें ये है कि आप देख लें कि अगर 230 इंस्टीट्यूट्स हैं उस हवाले से, तो फिर हमारा यानी कि अगर हर जगह भी एवरेज अगर 50 भी लगा लें, तो फिर भी आप देखेंगे कि अराउंड जो है ना वो 3-5-6,000 तो स्टूडेंट जो है ना वो ग्रेजुएट हर साल होंगे। लेकिन सर यहाँ पे GCUF जैसे अदारे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएशन दी हुई है, तो अगर उनकी कैलकुलेशन भी साथ में की जाए तो ये तो नंबर्स 15 से 20 हज़ार एनुअली बन रहे हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए, उसमें बात ये है कि जो GCU या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो तो अब जिस तरह एफिलिएशन जिस तरह उनके पास लोग अप्लाई करेंगे, उनका अपना क्राइटेरिया, उनकी जिसमें वाइस चांसलर से लेके पूरा एक पैनल बनता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी एक मेंबर है। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी बेचारा किस हद तक जाके उनको रेजिस्ट कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तो वो अफिलिएशन देंगे। लेकिन अभी आपके नॉलेज में होगा कि पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ लेटर्स भी सर्कुलेट किए गए HEC की तरफ से भी, और जिस पे उन्होंने एक्शन भी लिया, और GC यूनिवर्सिटी ने फर्दर एफिलिएशन देना भी बंद कर दी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने भी उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया। तो अब ये चीज़ें तो वो सारी हैं, जब प्रोफेशन जब ग्रो कर रहा होता है तो साथ साथ आपको पता है कि इस तरह की अनवांटेड चीज़ें भी साथ आ रही होती हैं। अब जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लोगों को एहसास हो रहा है कि उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो फिर रेजिस्टेंस भी हो रही है। हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से एक प्रोफेशनल बॉडी भी ग्रो करती है, वो फिर उसको प्रॉपर करती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी काउंसिल ना होने की वजह से एसोसिएशन एक ख़ास लेवल तक तो रिकमेंड फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन उस तरह कोई इस तरह थ्रेट नहीं कर सकती कि जी हम आपका जो कैंसिल कर देंगे आपका लाइसेंस या कोई इस तरह की चीज़ें। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अच्छी तरह पता है कि एसोसिएशन का क्या रोल होता है। एसोसिएशन कुछ ना कुछ लेटर ज़रूर लिखती रहती है, लेकिन उसका एक ख़ास हद तक जो है ना उसका इफ़ेक्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं। सर, रिसर्च पब्लिकेशंस के बगैर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में किसी को जॉब क्यों नहीं दी जाती?
मेरा ख्याल है ये तो एक हमारा प्लस पॉइंट है, इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बच्चों को जब वो 7th 8th सेमेस्टर में जाते हैं तो हम उनको फोर्स करते हैं कि आपने जो है ना सिर्फ एक अच्छी आपने रिसर्च करनी है, बल्कि उसमें से 1 या 2 आर्टिकल निकाल के जो अच्छे HEC रिकग्नाइज जर्नल्स हैं उनके अंदर पब्लिश करवाना है। ये बात आज से 2-3 साल पहले की है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर आप इम्पैक्ट देखें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल थेरेपी का, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी पब्लिकेशंस हैं जो कि HEC रिकग्नाइज जर्नल्स में, क्योंकि बच्चों देखें जब बच्चा उस वक्त तो उसको शायद थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, मार्केट में जाता है, इवन हमारे पास जॉब के लिए आता है, तो उसके क्रेडिट के ऊपर 1, 2, 3 पब्लिकेशंस होती हैं जो कि वो बड़ा मैटर ऑफ प्राइड उसके लिए होता है। अब देखें किंग एडवर्ड के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, कोई बहुत ही जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है उसको हम ज़रूर जो मौका देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेजॉरिटी ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि जी पब्लिकेशन नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरा अपना इदारा है, मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हुआ, तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि जो 3 एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक तो आपकी रिसर्च पब्लिकेशन, और दूसरा आपका जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कम से कम जो आपकी जो, क्योंकि HEC भी कहता है कि अब आप किसी DPT इदारे में भी पढ़ाने के लिए एक लेवल ऊपर आपको होना चाहिए, तो MPhil MS या कोई भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वो होनी चाहिए। और तीसरा आपका जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो हर बंदे का एक अपना होता है। देखिए मैंने जब ग्रेजुएशन की थी, मैंने शुरू के 2 साल में ऑनरेरी काम किया, यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके लोगों की मिन्नतें करके वहाँ मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ में बिल्कुल ऑनरेरी काम किया। इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने बाद में नवाजा भी है। इसी तरह बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं वो जब ग्रेजुएट होते हैं तो निकलते कंसल्टेंट ना बन जाए, वो शुरू के 1, 2, 3 साल वो अच्छी तरह मेहनत करें। अगर उनकी कोई ग्रेजुएशन में कमी रह गई है उसको प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ अटैच होकर काम करें, तभी उनको स्किल्स आएंगी इंशाल्लाह। सर सोशल मीडिया पे हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सब कैंपसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो रही है, तो सब कैंपसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तो एक इस्लामाबाद कैंपस है, गुजरात कैंपस है और इनका सरगोदा कैंपस है, गालिबन एक पाकपतन कैंपस भी है। अब वो तो आपको शायद आपके नॉलेज में होगा कि वो इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं। HEC उनको अलग से विज़िट करती है, जिस तरह गुजरात कैंपस है, इस्लामाबाद कैंपस है, और HEC ने आज से कुछ 6 महीने साल पहले वहाँ विज़िट किया था, उनको सेटिस्फाइड पाया और फिर उसके बाद उनको ये रिकमेंडेशन दी कि अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस नहीं ओपन कर सकती, बल्कि वो अपनी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकती हैं। तो उसमें HEC ने उनको टाइम दिया है कि आप अगले 2-3 साल के अंदर अंदर आप अपने चार्टर्ड के लिए अप्लाई करें, और ताकि वो आपके इंडिपेंडेंट जो है वो जो कैंपस है वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ बन जाए। लेकिन वहाँ का स्टाफ बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी लैब्स और बाकी चीज़ें वो बिल्कुल डिफरेंट, जिस तरह एक टिपिकल एक इदारे के अंदर होनी चाहिए। और वो चूँकि कैंपसेस होते हैं उनको HEC खुद मॉनिटर कर रही होती है। सर ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद 5 साल DPT पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने के लिए पैसे देने पर भी आमादा हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कि उनको कहीं पे पेड इंटर्नशिप भी मिल जाए, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप भी नहीं करने दी जाती। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। दुनिया भर में लोग पेड इंटर्नशिप भी करते हैं, जो अच्छे इदारे होते हैं वहाँ वो काम करते हैं, वो पे भी करते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि वो पेड इंटर्नशिप अनाउंस करते हैं कि बच्चे वहाँ आएँ, आके उनके पास काम करें, उनको पे किया जाता है उनकी इंटर्नशिप के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन मैं सच्ची बात है इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि एक बच्चा 4-5 साल की डिग्री लेके आया, अब उसको उससे पैसे लिए जाएँ उसको सिखाने के लिए। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जी जितने हमारे जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं, अगर जिस तरह हमारे पास इधर बच्चे जब आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टीचिंग हॉस्पिटल्स में, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को पहले अकोमोडेट करें, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई दूसरे इदारों से बच्चे आते हैं तो हम उनको ऑफ़र करते हैं इंटर्नशिप, वो करते हैं। उनसे कोई हम ना तो उनसे पैसे लिए जाते हैं ना उनको दिए जाते हैं, क्योंकि वो इंटर्नशिप है, वो क्लिनिकल इंटर्नशिप वो करते हैं हमारे साथ। और इसी तरह मैं समझता हूँ बाकियों को भी करना चाहिए, पेड इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और बाकी दूसरी बात आपने हाउस जॉब की, हाउस जॉब के हवाले से ये है कि फिर वही बात है कि एसोसिएशन या HEC को यूनिवर्सिटी उस तरह नहीं देखती जिस तरह के काउंसिल की एक रिक्वायरमेंट होती है। इंशाल्लाह जब हमारी काउंसिल बनेगी तो उसमें फिर वो पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा कि आपने हाउस जॉब करवानी है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह लोगों को हाउस जॉब भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपसे इतने सख्त और तल्ख सवालात पूछे गए
और आपने बड़ा अच्छा तसल्ली बख्श जवाब दिया। और जो हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई थी उसमें एक सवाल था कि आप इतने सख्त हालात के बावजूद कूल माइंड किस तरह से रहते हैं, इसमें क्या राज है और आप अपने आप को किस तरह काम रखते हैं? देखिए नुमान, बात ये है कि मैं जब पेप्टा में भी आया था ना, तो हालांकि मैं एक एकेडमिशियंस हूँ, रिसर्चर हूँ, मैं चुप करके अपना काम कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी के लेवल पे। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा यूनिवर्सिटी में आने की वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक विज़न है, एक ड्रीम है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, वो बिल्कुल यानी कि फ़िज़िकल थेरेपी को उसकी पीक के ऊपर लेके जाना, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ता है मैं उसके लिए करता हूँ। पेप्टा पे भी मैं इसीलिए आया था कि मैं समझता हूँ कि हमारे फील्ड के अंदर सबसे जो चीज़ जिसकी मुझे कमी फ़ील होती है वो है यूनिटी, कि हम अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी देखें, हर इंसान, मेरे अंदर 50 बुराइयाँ होंगी, 100 बुराइयाँ होंगी, लेकिन कोई ना कोई शायद एक दो पॉजिटिव चीज़ें भी हों। इसी तरह अगर हम हर बंदे की पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें तो फिर हम एज ए प्रोफेशन या एज ए कम्युनिटी बहुत ऊपर जा सकते हैं। पेप्टा में जब मैं आया तो मैंने आपको बताया कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इस तरह पॉलिटिकल टाइप का बंदा नहीं हूँ, लेकिन पेप्टा में आने का पर्पज़ ये था बीओडीज़ के लेवल के ऊपर कि हम जितना हो सके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के भी रिसोर्सेज को या बाकी को भी मैं यूटिलाइज़ करके अपनी कम्युनिटी पेप्टा को ऊपर लेके आऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इशू ये हुआ कि जब बीओडी जब से बनी, उसमें एक तो जिस तरह शुरू में जब सिलेक्शन हुई या इलेक्शन जिस तरह हुआ तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वोट्स का डिफरेंस नहीं था, कुछ 6-7 से मेरी विक्ट्री हुई थी। लेकिन और वो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर कैसे उसके बाद फिर हमारी जो कैबिनेट्स का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर सारे चलते रहे। पंजाब में आके आपके सामने हालात हैं सारे कि किस तरह उसमें वो डिवीज़न हुई। मैं सच्ची बात आज इस फोरम पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो मैं उस वक्त भी कहता रहा हूँ कि जितने मेजर स्टेक होल्डर्स पंजाब के थे कि आप सारे मिल के एक पैनल बनाएं, और इस वक्त हमें ये ज़रूरत नहीं कि हम डिवीज़न करें, हम मिल के इसको ऊपर लेके जाएं। लेकिन उस वक्त फिर 2 पैनल बने, फिर जिस तरह जाहिर सी बात है उनका भी बड़ा क्लोज डिफरेंस था, तो फिर आपके सामने कि किस तरह रिट की गई, फिर वो सारा चीज़ें वहाँ रुकती गई और फिर आगे फर्दर फेडरल का इलेक्शन भी इस बेस पे नहीं हो सका कि जब तक पंजाब का सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आप बात कर रहे थे कि आप कैसे स्कूल में रह सकते हैं, तो मैंने तो बहुत टफ़ टाइम देखा पहले साल के अंदर। आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले जब रमज़ान में कितने बुरे हालात थे हमारी पूरी कम्युनिटी के, कि लोग गालियों तक आ गए, पैनल्स एक दूसरे के ऊपर एब्यूसिव लैंग्वेज के ऊपर आ गए। वो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त भी उसको लेके चलते रहे। आज भी पेप्टा का इस वक्त जो हालात है अल्हम्दुलिल्लाह में एक एक्टिव स्टेट के ऊपर है। और बाकी जो आपने कहा है कि वो तो अब देखें, मैं समझता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, टेंशन तो हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुड़ने का फ़ायदा नहीं, गुस्सा करने का फ़ायदा नहीं, उससे आपको खुद से नुकसान होता है। अलबत्ता आप चीज़ों को सुकून से लेके चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आता है कि आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सर, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा डीपीटी हो चुके हैं कि अब वो फ़ौरन से ही एमएस या एमफिल करना चाहते हैं, और कुछ अरसे के बाद ये सारे लोग पीएचडी पे फोकस कर रहे होंगे। तो आने वाले वक्त में हर बंदा पीएचडी हमें मिलेगा, लेकिन हमारे क्लिनिक्स बहुत कम हैं, लोग क्लिनिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए यूनिवर्सिटी का काम होता है कि एकेडमिक डिग्री देना, ठीक है। अब ये कि जो बच्चा आ रहा है, अगर यूनिवर्सिटीज़ का काम तभी चलता है ना जब बच्चे आते हैं, आके वो अप्लाई करते हैं एमएस के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए। तो अब दूसरा ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि एमएस एमफिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहली तो बात है कि एचईसी इसको अलाउ नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। एचईसी क्योंकि एमफिल एमएस और पीएचडी को रेगुलेट करती है, वो फैकल्टी स्टूडेंट रेशो को भी देखती है। अंडर ग्रेजुएट की रेशो को बहुत ज़्यादा वो इस तरह डील नहीं करते, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट की जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो उसको देखते हैं। जैसे एमफिल एमएस की फैकल्टी रेशो 1:5 होनी चाहिए। इसी तरह पीएचडी में एक पीएचडी मैक्सिमम 5 जो पीएचडी सुपरवाइज़ कर सकता है और 7 एमफिल सुपरवाइज़ कर सकता है। तो इससे ज़्यादा तो आगे जा ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस दफ़ा यहाँ 300-400 बच्चों ने अप्लाई किया, हमने 5-5 सीट्स ली जितनी हमारे पास सीट्स थी। इसी तरह जो पीएचडी के हवाले से भी इसको देखा जाता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पीएचडी को बंद कर दें। आपकी पीएचडी भी चलती है एकेडमिक डिग्रीज़ के तौर पर, रिसर्च डिग्रीज़ के तौर पर, इसी तरह क्लिनिकल डिग्रीज़ भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह हो सकता है कभी फ़िज़िकल थेरेपी में एमडी की डिग्री हो, एमडी फिजियोथेरेपी, जो कि कुछ लोग कर भी रहे हैं कि क्लिनिकल डॉक्टरेट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बाकी मैं इससे आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ कि बच्चे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ये वो नहीं है मैं कि जी बच्चे को कुछ शौक़ हो कि मैंने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मास्टर करना। वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रेजुएशन में इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मुझे उसी पे बेस में मिल जाएगी।
अब ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो हमारी फिर वही बात है, जब काउंसिल बनेगी नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड होती हैं, फिर आप उनको उस तरह 100% ट्रेनिंग भी करवा लेते हैं। जैसे जब हम फातिमा मोरल में होते तो वहाँ 20 सीट्स होती थी, तो बच्चों को पूरी तरह ट्रेन किया जाता था। यहाँ थोड़े से बच्चे ज़्यादा होने की वजह से फिर, लेकिन अब उस वक्त स्टाफ भी 2 4 5 होते थे, अब 100 के करीब स्टाफ है। तो इसीलिए चीज़ें साथ साथ क्लिनिकल की ट्रेनिंग के ऊपर तो कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो तो होनी। सर आपने तमाम मसाइल को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब इन शॉर्ट हमारे इस सेशन के एंड पे तमाम मसाइल का जो सलूशन है वो काइंडली बता दें। एक तो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कौंसल होना वो सारे मसाइल का हल है, इसके अलावा यूनिटी होनी चाहिए वो तमाम मसाइल का हल है, और इसके अलावा क्या समझते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी ईगोज़ को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जितने भी सीनियर्स हैं, हाँ एक मैं बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो मिस होगी, वो ये है कि जूनियर्स भी हमारे भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, सारे हमारे जिनको हम गाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह फेसबुक के ऊपर किस तरह लोग बोलते हैं और सारी चीज़ें। सीनियर्स को गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होना, ठीक है ना। आप मुझे 100 गालियाँ निकालेंगे, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन ये है कि आप देखें कि जितना शोर मचता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया के ऊपर, जब बारी आती है प्रैक्टिकल की, तो मेरे पिछले 2 साल के टेन्योर में को 3 दफ़ा हमने गैदरिंग करने की कोशिश की। और आपको पता है कि एक दफ़ा को 50 का बंदा आ गया, एक दफ़ा 100-150 बंदा आ गया, तो मुराद वो किधर गए सारे लोग। जो जब तक आप लोग बाहर नहीं आएंगे, आप लोग ये प्लेटफॉर्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे बड़ी की होती है। अगर आप 1000, 2000, 3000, 5000 बंदा बाहर आता है, जितना हम कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं, वो सारे बाहर आते, स्टूडेंट ही आ जाते, तो उसी दिन मसले मसाइल सारे हल हो सकते थे। यहाँ पे एक यही स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है कि हमारे ये तमाम मसाइल हम सड़कों पे हल नहीं कर सकते, हमें मीटिंग्स करनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो इसी वजह से भी हम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। सीनियर्स बेजा ज़्यादती ना करें अपने जूनियर्स के साथ, उनको भी उसी तरह चलना चाहिए। तीसरी ये बात है कि जब तक यूनिटी नहीं होगी, हम एक अपनी ईगोज़ हर्ट करके हम गले नहीं मिलेंगे एक दूसरे के साथ, हम हाथ में हाथ नहीं पकड़ेंगे, जो जिसका पॉजिटिव चीज़ है उसको हाईलाइट करके पुल अप नहीं करेंगे। और फिर जब फॉर एग्जांपल अगर मैं जाके बात करूँ ना चेयरमैन के तौर पर किसी से, या कोई फेडरल का प्रेसिडेंट, मुझे पता है कि मेरे पीछे पूरी मेरी कम्युनिटी है। ये ना हो कि मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कोई भी नहीं, लोग पत्थर लेके खड़े होंगे, जनाब ये वो देखते हैं अब क्या बनता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की कमी, हमें यूनिटी चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना है, और हमारी इस एसोसिएशन की जो ग्रोइंग फेज़ है उसको समझते हुए हमें आगे चलना चाहिए। और फिर यूनिटी इज़ द की जो स्ट्रेंथ है, उसके बाद हम लोगों से मिलें और फिर उसके बाद प्रेशराइज़ भी करें। अगर हम हमारी एक कॉल के ऊपर लोग जो है ना अपना सब कुछ छोड़ के बाहर निकलें, किसी की मिन्नत ना करनी पड़े, किसी का मजाक ना उड़ाना पड़े, फिर तो मसले मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर वो 50 बंदे 30 बंदे आके बाहर खड़े हो जाएंगे तो फिर उल्टा मजाक बनाने वाली बात है, बल्कि आप मज़ीद हाईलाइट करते हैं कि ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि एक एसोसिएशन, पेप्टा एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन है, एक लीडिंग एसोसिएशन है। आप इस पर ट्रस्ट करें, और इंशाल्लाह जो हम कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं जो अगली बने, वो इंशाल्लाह हम उनको इस तरह लेके चलें कि वो पूरी तरह काम करने के लिए आएँ और काम। आज के इस सेशन के एंड पे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना ज़्यादा वक्त निकाला और अपनी कम्युनिटी के इतने तक सवालात के जवाब दिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा होश रुबा ये चश्म कुशा इंकशाफात नहीं की, कि नॉर्मल डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच, आप आए हैं, आपने टाइम निकाला और हमने आपस में डिस्कशन की, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी कोई भी अपडेट्स वगैरह हम इसी तरह शेयर करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।